हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु जहांगीर एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल ज्ञानम में स्वागत करता हूं। हमारे जो 14 डे सीरीज चल रही थी जिसमें हम मैथ को पूरा कवर करने वाले हैं, आज है उसका डे 2। ठीक है, तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बहुपद। अब देखो एक्चुअली में क्या होता है बहुपद, कैसे क्या चलता है इसमें। ठीक है, हर चीज को हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर किसी चीज को अगर बहुपद में समझना है तो वो होती है किसी भी एक बहुपद की घात। अब बहुपद की घात को समझने से पहले ठीक है रेखिक ठीक है रेखिक बहुपद, रेखिक कहो या फिर एक चर वाले समीकरण कहो या फिर द्विचर समीकरण कहो, इनको समझ लेते हैं। क्या होता है एक चर वाले समीकरण और द्विचर वाले समीकरण। एक चर वाले यानी कि चर को मतलब इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है, चर राशियों को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल में वेरी, ठीक है, ये वेरी से मिलकर बना है, जहां पर वेरी का अर्थ होता है बदलना। यानी कि चर राशियों की जो वैल्यू होती है ना, चर राशियों का मान हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है। चर राशि का मान हमेशा बदलता रहता है। और चर राशियां होती कौन कौन सी है, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, जिनको भी हम ठीक है अल्फाबेटिकली डिनोट करते हैं, जिनको भी अल्फाबेटिक इंग्लिश अक्षरों से दर्शाया जाता है, वो सारी की सारी चर राशियां होती हैं। और अचर राशियों का मान कभी भी नहीं बदलता है, अचर राशियों का मान हमेशा सेम रहता है। यानी कि अचर राशियां कौन कौन सी होती है, 1 2 3 ऐसे चलती रहती हैं। अब देखो जब बात करते हैं रेखिक समीकरण की, तो रेखिक समीकरण क्या होता है, रेखिक समीकरण कहो चाहे एक चर वाले समीकरण कहो, तो होता क्या है एक्चुअली में, एक चर वाले समीकरण के अंदर एक ही चर होगा। चर राशि का मतलब या तो वो उसमें एक्स होगा या वाई होगा या जेड का कोई भी एक टर्म होगा। यानी कि रेखिक समीकरण की बात करते हैं तो रेखिक समीकरण का एक बार अगर मैं आपको छोटा सा डिटेल रेखिक या एक चर वाले समीकरण का थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताएं, तो इसका व्यापक रूप जो होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। व्यापक रूप की जब बात करते हैं यानी कि जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं, क्या होता है व्यापक रूप के ax प्लस बी बराबर 0। यानी कि इसमें x जो है केवल कितना टर्म है, एक ही चर है, तो इसलिए हमने इसको कौन सा कह दिया, एक चर वाले समीकरण। लेकिन जब बात करेंगे द्विचर, द्विचर में द्वि का अर्थ होता है दो, यानी कि इसके अंदर दो चर होंगे। दो चर का मतलब एक x होगा या एक y हो सकता है, या एक y होगा या z हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक से अधिक चर होंगे यानी कि दो चर होंगे। तो यानी कि इसका जब व्यापक रूप की बात की जाती है, इसका जो व्यापक रूप होता है वो कुछ इस प्रकार से चलता है, यानी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसका जो व्यापक रूप होता है वो इस प्रकार से होता है। और फिर इसके बाद में बहुचर वाले समीकरण आ जाते हैं, जिसके अंदर दो या तीन से अधिक, ठीक है, उसके अंदर चर होते हैं, चर राशियां होती है, बहुचर वाले समीकरण कहलाते हैं, बहुचर समीकरण कहलाते हैं। अब देखो इन समीकरणों को समझाने के बाद में आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसके रिलेटेड अब कुछ बात करते हैं। सबसे पहले आता है कि किसी भी एक बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं कि एक घात, ठीक है, फिर आता है द्विघात, फिर आते हैं त्रिघात। ठीक है, अब देखो जैसा कि इसमें नाम से ही पता चल रहा है, एक घात का मतलब है कि इसमें उच्चतम घात कितनी होगी, इस फंक्शन में उच्चतम घात कितनी होगी, फंक्शन की उच्चतम घात होगी 1। इसकी उच्चतम घात कितनी होगी, इसकी उच्चतम घात होगी 2, और इसकी उच्चतम घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, इसकी उच्चतम घात 3 हो जाएगी। अब देखो कभी कभार एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि मतलब अगर कोई एक द्विघात समीकरण दे दिया जाता है और उसमें आपको सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि द्विघात समीकरण में गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण है तो द्विघात का मतलब अगर दो, ठीक है, दो घात वाला है तो उसमें गुणनखंड भी कितने होंगे, 2 होंगे। और अगर त्रिघात की जब हम बात करते हैं कि त्रिघात वाले समीकरण में गुणनखंड कितने होते हैं, तो त्रिघात वाले में 3 घात है तो इसके गुणनखंड भी कितने हो जाएंगे, 3। जितनी घात उतने उसके गुणनखंड। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, हाँ, तो आई होप आपको बहुपद की घात और गुणनखंड के बारे में पता चल चुका होगा। अब हम देखते हैं एक द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण या व्यापक रूप क्या होता है। अब देखो अगर कोई भी एक द्विघात समीकरण है तो उसकी मैक्सिमम घात की जब हम बात करेंगे कि घात कितनी होगी मैक्सिमम,
घात 2 होगी और उसके गुणनखंड कितने होंगे, गुणनखंडों की भी संख्या कितनी होगी, 2 होगी। अब देखो इसका जो व्यापक रूप होता है यानी कि इसको लिखना कैसे है, उसको इस प्रकार से लिखा जाता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 की फॉर्म में लिखा जाता है। जहां पर ठीक है, जहां अगर मैं एबीसी की बात करूं, जहां ए बी सी क्या है, ए बी व सी अचर राशियां हैं। अचर राशि होने का मतलब है कि इनका मान हमेशा क्या रहेगा, बदलता रहेगा। यानी कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं कोई भी एक ठीक है लिखता हूं 4x² प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0, ये एक कैसा समीकरण है, ये एक द्विघात समीकरण है। क्योंकि एक तो इसकी घात से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर x की उच्चतम घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है। और तो ये कैसा हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर अगर मेरे को पूछ लिया कि a की वैल्यू क्या है तो मैं क्या कहूंगा 4, b की वैल्यू क्या है 4 और c की वैल्यू क्या है 3। क्या तो ये एबीसी एक्चुअली में एक तरह की और कुछ नहीं होती है, अचर राशि होती है। अब देखो कभी कभार हमारे पास में ठीक है, अब जब द्विघात समीकरण को अब हम सॉल्व करते हैं तो अब हमारे पास में ठीक है इनके कुछ मूल आते हैं, मूल कहो या फिर इनको हम शून्यांक भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो मूल और शून्यांक को कैसे ज्ञात करना है, क्या करना है, उसके लिए देखें तो हमारे पास में 2 मूल ही आएंगे क्योंकि 2 गुणनखंडी होते हैं तो 2 मूल आएंगे। तो पहले हम उन मूल को अल्फा और बीटा के रूप में डिनोट करते हैं। अब हम देखते हैं कि इन मूलों को निकालने का क्या तरीका होता है, कैसे निकाला जाता है, उस फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। जब हम बात करते हैं कि सबसे पहले अगर ठीक है हमें निकालना है शून्यांकों का योगफल निकालना है। मान लेते हैं सबसे पहले हमें शून्यांकों का योगफल निकालना है, यानी कि इन दोनों का 2 मूल जो आए हैं इन दोनों का योगफल निकालने का क्या फॉर्मूला रहेगा हमारे पास में, वो रहेगा -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। अब देखो एक्चुअली में ये चीज गुणांक क्या होते हैं जरा एक बार उसके ऊपर भी ध्यान दे देते हैं। गुणांक की जब हम बात करते हैं, गुणांक का मतलब होता है गुणा होने वाला अंक, ठीक है। गुणांक का मतलब गुणा होने वाला अंक। अब देखो अगर यहाँ पर ठीक है, अगर हमें यहाँ पर पूछ रहा है x का गुणांक, अब देखो इस समीकरण के अंदर हमें x का जो गुणांक दिखाई दे रहा है वो क्या है, एक्चुअल में b है। तो यानी कि इस चीज को हम क्या लिख देंगे -b और x² का गुणांक। अब x² का पूरा गुणांक क्या है a, तो माइनस का b बटा a, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अब देखो दूसरा होता है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल कैसे निकालते हैं जरा वो देखेंगे। शून्यांकों का गुणनफल निकालने का सीधा फॉर्मूला होता है अचर पद बटा x² का गुणांक। अब देखो अचर पद क्या होता है, अचर पद का मतलब ये जो लास्ट में जो c वेरी करता है इसी को हम अचर पद कहते हैं। तो यानी कि इसका जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा c बटा x² का गुणांक। x² का गुणांक अभी हमारे पास में क्या आया था, a आया था, और इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा बीटा से। अब देखो सबसे पहले हमारे पास में यही सवाल आएंगे कि हमें मूल की सत्यता की जांच करनी है कि हमारे पास में जो मूल आएंगे, मूल निकालना। अब अभी हम सीखेंगे कि मूल कैसे निकालते हैं, शून्यांक कैसे निकालते हैं। जो हमारे पास में शून्यांक आए हैं उनकी सत्यता की जांच करना भी हम सीखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा एक बार ये नोट डाउन करें। हाँ, तो आई होप आपको शून्यांकों में सत्यता की जांच के वो फॉर्मूले समझ में आ चुके होंगे। अब देखो अब हम जो आगे पढ़ने वाले हैं, अब हम शून्यांकों की ठीक है संख्या निकालेंगे कि एक्चुअली में ज्यामितीय रूप से और ग्राफीय रूप से शून्यांकों की संख्या कैसे निकाली जाती है। अब देखते हैं कि मान लो हमारे पास में ठीक है एक्सरसाइज 2.1 का ही पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में कुछ इसी प्रकार से है कि मतलब आपको ठीक है ग्राफ दे रखा है, ग्राफ के रूप में आपको बताना है कि इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। जब कभी भी हमारे पास में एक्चुअली में ये हमारे एक ठीक है कैसे निकालते हैं वो एक बार देखेंगे। जो भी लाइन x को x अक्ष, ये ग्राफीय रूप में ये x अक्ष होती है और ये होती है y अक्ष। अगर कोई चीज ग्राफीय रूप में x अक्ष को जितनी बार काटती है तो उसके शून्यांकों की संख्या भी क्या होगी, उतनी होगी। अब देखो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि आपको x अक्ष जो होती है ना, ये x अक्ष आपको कम से कम ठीक है इस लाइन के द्वारा
एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि कम से कम कितनी जगह पर, 4 जगह पर काटी गई है। तो इसमें शून्यांकों की संख्या की जब बात करेंगे कि शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। शून्यांकों की संख्या बराबर 4 हो जाएगी। और हाँ, अब देखो सेम टू सेम एक और क्वेश्चन ले लिया जाए कि मतलब अगर बाय चांस अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि अगर कोई, ठीक है, अब इस सवाल में अगर आपको पूछ ले के, ठीक है, शून्यांकों की संख्या कितनी है, तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इसी रूप से शून्यांकों की संख्याओं का ग्राफीय रूप में, ठीक है, ध्यान दिया जाता है कि वो एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है या काट रही है। ठीक है, इनसे अब हम एक चीज और पता लगा सकते हैं, अगर किसी भी शून्यांकों की संख्या, ठीक है, शून्यांकों की संख्या उनके एक तरह से, ठीक है, बहुपद की घात को भी दर्शाता है कि अगर इसमें अगर मैक्सिमम, ठीक है, शून्यांकों की संख्या आ रही है 3, तो इसमें यह समीकरण कितने घात वाला होगा, समीकरण की जो मैक्सिमम घात होगी, समीकरण की जो मैक्सिमम घात होगी वो कितनी होगी, त्रिघात वाला समीकरण होगा। ठीक है, और ये चतुर्थ घात वाला। ऐसे ही तरीके से अगर 2 जगहों पर काटे तो वो एक कैसा हो जाएगा, द्विघात वाला समीकरण होगा। आई होप ये समझ में आया होगा। एक बार वापस इसका रिपीट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो पहला शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है, वो भी हमें किस में रूप में, ग्राफीय या फिर ज्यामितीय रूप में। ज्यामितीय रूप का मतलब है कि हमारे पास में एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ में हमें सिर्फ और कुछ कहीं ध्यान नहीं देना है, जल्दी फटाफट करने के लिए हमें सीधा एक्स अक्ष की ओर देखना है कि एक्स अक्ष पर ये चीज जो है वो कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है। एक्स अक्ष पर ये देखो 1 2 3 4 बार प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसका मतलब इसमें शून्यांकों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और इसमें, और हाँ, एक बात और ध्यान रखना कि शून्यांकों की संख्या ही उसकी अधिकतम घात को भी दर्शाता है कि ये कितने घात वाला समीकरण हो सकता है। अगर शून्यांकों की संख्या 4 है तो इसमें चतुर्थ घात वाला समीकरण होगा, यानी कि इसकी जो मैक्सिमम घात होगी वो चतुर्थ घात होगी। ठीक है, अगर 2 जगह से काटता है तो उसकी मैक्सिमम घात कितनी हो जाएगी, द्विघात वाला समीकरण हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन करें। तो आई होप आपको ज्यामितीय रूप से या ग्राफीय रूप से शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना आ चुका होगा। लेकिन अब हमारे पास में एक्चुअली में एक द्विघात समीकरण दे रखा है। अब इसके शून्यांक किस प्रकार से निकालते हैं जरा एक बार ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो आपको, ठीक है, सबके ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में गुणांक क्या है। अब देखो अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो हम, ठीक है, कितना मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। सबसे पहले किसी भी एक द्विघात समीकरण के मूल निकालने का सीधा सीधा तरीका होता है, काल्पनिक रूप से एक्स स्क्वायर के गुणांक को अपने लास्ट वाले अचर पद से आपको क्या करना होता है, गुणा करना होता है, यानी कि 2 गुणा 1। कई बार आपका जो, ठीक है, जो ये एजम्पशन होता है कि मतलब मैंने 1 को जब 2 से काल्पनिक रूप से गुणा किया है, वही आपके इसी के क्या हो जाते हैं, गुणनखंड हो जाते हैं। ठीक है, इसके फैक्टर हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं। अब देखो 2 एकम 2, ये तो काल्पनिक रूप से आपने गुणा किया है कि मतलब, ठीक है, कि गुणा करवाने पर तो आपको कितना प्राप्त होना चाहिए, 2। अब गुणा करवाना ही सबसे बड़ा मोटिव नहीं होता है हमारे पास में, ये, ठीक है, बीच वाला जो x का गुणांक होता है वो भी मेन रोल अदा करता है। अब कैसे क्या होता है कि ये जो चीज होती है, ठीक है, हमें इनको, ठीक है, देखते हैं। अब देखो इस टुकड़े को करने के लिए, अब देखो हमें सिर्फ गुणा कर लिया, यानी कि गुणा करवाने पर तो हमारे पास में कितना प्राप्त होना चाहिए, 2 प्राप्त होना चाहिए। अब देखो गुणा करवाने के बाद में हमें इस चीज को देखना है कि मतलब उस संख्या को जोड़ने और घटाने पर भी हमें x का गुणांक जो है वो प्राप्त होना चाहिए। अब कैसे प्राप्त होगा जरा एक बार यहाँ पर ध्यान देंगे। अगर मान लो मैं अगर, ठीक है, 3 को अगर मैं, ठीक है, 2 और 1 के टर्म में तोड़ता हूं, यानी कि 3 को मैंने लिखा है 2 + 1 और साथ में मैंने वापस क्या ऐड कर दिया, x ऐड कर दिया। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, कि मतलब हमें जोड़ने और घटाने पर वापस ये प्राप्त होना चाहिए, यानी कि 2 + 1 करता हूं तो मेरा वापस क्या आ जाता है, 3x आ जाता है। अब देखो इसको वापस क्या करते हैं, x को, x जो होगा वो दोनों टर्म से गुणा होगा, x 2x हो जाएगा और x 1 से गुणा होगा तो x का x हो जाएगा बराबर 0। अब हमारा जो सबसे मेन काम आता है वो होता है कॉमन लेना। कॉमन लेने का सीधा सीधा तरीका होता है, अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है, 2x है। अब दोनों में x चीज कॉमन आ रही है तो मैंने क्या ले लिया, x को बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर की तरफ यहाँ से क्या बच जाएगा, x बच जाएगा और यहाँ से x कॉमन आ गया तो पीछे क्या बच गया,
2 बच गया। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर तो चलो x कॉमन था तो इसलिए मैंने x कॉमन ले लिया, लेकिन अब आगे वाली संख्याओं में तो एक में तो x है, एक में 2 है, अब कुछ भी कॉमन नहीं है। अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो वहां पर हमेशा एक कॉमन लेना है, ठीक है। प्लस का मैंने क्या ले लिया, एक कॉमन ले लिया। जहां पर भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो वहां पर हमेशा क्या लेना होता है, कॉमन, एक कॉमन लेना होता है। अगर यहाँ से एक कॉमन ले लिया तो फिर यहाँ पर क्या बच गया, x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। आई होप एक बार वापस रिपीट कर देते हैं कि मतलब यहाँ पर ऊपर x² प्लस 2x में, ठीक है, x कॉमन था तो x कॉमन आ गया और पीछे जो था x प्लस 2 बच गया, ठीक है। और जहां पर भी कुछ भी संख्या कॉमन नहीं आ रही होती है वहां पर से एक कॉमन ले लेते हैं और पीछे वो x प्लस 2। हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए कि अगर ये जो ब्रैकेट के अंदर जो जोड़े बनते हैं वो हमेशा समान होने चाहिए, ठीक है। अगर अब ये दोनों समान है तो एक गुणनखंड के रूप में तो x प्लस 2 को ही लिख दिया, और अब दूसरा गुणनखंड क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0, जो कि हमने शुरुआत में बात की थी कि एक द्विघात समीकरण के गुणनखंडों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। और वो चीज हमारी यहाँ पर प्रूफ भी होती है कि एक द्विघात समीकरण के कितने गुणनखंड होंगे, 2 गुणनखंड होंगे। अब हमारा जो काम होता है गुणनखंड तक ही सीमित नहीं है, अब हमारा जो काम रह चुका है हमें शून्यांक भी ज्ञात करने हैं, ठीक है। शून्यांक ज्ञात करने का मतलब है कि यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हमारे पास में 2 केस बन जाएंगे। केस नंबर 1 में क्या हो जाएगा कि सबसे पहले इस वाले केस को मैं बराबर के 0 रखूंगा, यानी कि x प्लस 2 बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, x माइनस 2 प्लस का है उस तरफ जाएगा प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। और केस नंबर 2 के अंदर क्या हो जाएगा कि हमें x प्लस 1 को 0 के बराबर में रखना है। x प्लस 1 को क्या रख दिया, 0 के बराबर रख दिया, तो x का मान कितना आ गया, -1। तो ये जो लास्ट में हमारे पास में x के 2 जो चीज आई है, 2 वैल्यूज जो आई है, इन्हीं 2 वैल्यूज को हमें, ठीक है, एक द्विघात समीकरण के क्या कहते हैं, शून्यांक कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार नोट डाउन करें। तो आई होप आपको शून्यांक निकालने आ चुके होंगे कि शून्यांकों के मतलब कैसे ज्ञात किए जाते हैं। अभी हम एक और सवाल के माध्यम से एक बार शून्यांक निकालना वापस सीख लेंगे। अब देखो, अब जो हमारा जो टॉपिक है शून्यांकों की सत्यता की जांच, बोर्ड में हर बार सवाल पूछा जाता है। आपको एक द्विघात समीकरण दे रखी होती है और आपको कहता है कि जो आपके जो शून्यांक आए हैं वो आपके वास्तविकता में सही है या नहीं है, उसकी जांच करना आपको अब आना चाहिए। अब कैसे होता है, क्या होता है, उसकी जरा एक बार जांच करके देखते हैं। सबसे पहले हमें इसके पहले शून्यांक निकालने होंगे। जिस तरीके से हमने पिछले वाले समीकरण के शून्यांक निकाले थे उसी तरीके से इसके शून्यांक निकालने भी अब हमें आने चाहिए, ठीक है। तो चलो अब हम इसके शून्यांक निकालना स्टार्ट करते हैं। शून्यांक निकालने से पहले सबसे पहला जो हमारा काम होता है, x² का जो गुणांक होता है, यहाँ पर अभी कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 को सबसे पहले एक अचर पद से काल्पनिक रूप से गुणा करना होता है। तो 10 एकम कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। अब देखो 10 ही मोटिव हमारा नहीं होता है, हमारा मोटिव बीच वाली संख्या यानी कि x का गुणांक भी हमारे पास में जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास में जो काल्पनिक रूप से गुणा कराने पर जो 10 आया है, किन किन संख्याओं को गुणा करवाने पर 10 आता है उसको सबसे पहले हम नोट डाउन करते हैं। तो 10, एक तो 1 को 10 से गुणा करवाने पर आता है और दूसरा आता है जब मैं 2 को 5 से गुणा करवाता हूँ। देखो अब हमें लाना कितना है बीच में, प्लस का 7x, तो यानी कि जोड़ने और घटाने पर प्लस का 7x आना चाहिए। अगर 10 में मैं 1 जोड़ता हूं तो हमारा 11 होता है और 10 में से 1 घटाता हूं तो हमारा 9 आता है। तो यानी कि ये वाला जोड़ा तो हमारा काम आने वाला नहीं है। तो अब 2 में अगर मैं 5 जोड़ता हूं तो मेरे को मेरा 7 जो है वो मिल जाता है, ठीक है। तो यानी कि हमें 2 गुणा 5 वाला जोड़ा ही काम में लेना होगा। अब कैसे लेना है जरा एक बार देखेंगे। x² का तो एज इट इज दिखा। अब इस 7 के जो मैंने टुकड़े किए वो 5 और 2 के रूप में किए हैं, ठीक है। 7 के जो टुकड़े किए हैं वो मैंने 5 और 2 के रूप में किए हैं। x को अपनी जगह प्लस 10 बराबर 0। आई होप ये स्टेप आपको समझ में आया होगा। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x², फिर x का गुणा 5 से भी करवाएंगे, x को 2 से भी गुणा करवाएंगे। तो 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। आई होप ये चीज भी आपको समझ में आई होगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 7 के 2 टुकड़े किए 5 और 2 के रूप में, फिर हमने x को, ठीक है, दोनों संख्याओं से गुणा करवाया। अब देखो x² और 5x, इन दोनों में आपको क्या कोई चीज कॉमन दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिखाई दे रही है। दोनों में क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है? x कॉमन दिखाई दे रही है। अगर इसमें से x बार आ गया तो यहाँ पर पीछे x बच जाएगा, क्योंकि x² में से,
ठीक है, x कॉमन ले लिया तो आपके पास में अभी भी एक x बचा हुआ है। स्क्वायर का मतलब किसी भी संख्या की घात 2, अगर 2 में से एक बार आ गया तो एक तो वहां पर ऑलरेडी बचा है। अब देखो यहां से x बार आ गया तो पीछे सिर्फ आपके क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। अब देखो पिछले वाले सवाल में हमारे पास में दोनों संख्याओं में कुछ ऐसी कॉमन चीज नहीं थी जो कि हम बार कॉमन ले सकते थे, तो मैंने आपको कहा था कि जहां पर भी कुछ कॉमन ना दिखाई दे वहां पर हमेशा एक कॉमन आता है। लेकिन अब हमारे पास में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 आ रहा है और 5 को अगर मैं 2 से गुणा कराऊं तो मेरा 10 आता है, और 5 इस पूरे जोड़े में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2 एक साथ कॉमन ले सकता हूँ। तो प्लस का 2 मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो पीछे मेरा क्या बच जाएगा, x प्लस यहां से x बच जाएगा, और यानी कि 10 को मैंने क्या लिखा था, 5 गुना 2, 2 कॉमन आ गया तो पीछे और क्या बच गया, मेरा 5 बच गया। अभी हमने बात की थी पिछले सवाल में कि हमारे जो ये दोनों ब्रैकेट वाली जो चीजें है ना वो हमेशा एकदम बराबर आनी चाहिए। अगर दोनों बराबर आ जाती हैं तो पूरे में से अब x प्लस 5 में कॉमन ले लेता हूं और पीछे मेरा जो बच जाएगा वो x प्लस 2 बराबर 0 बच जाएगा मेरा। ठीक है, ये तो यहां तक करने का मतलब हुआ कि यहां तक तो अभी हमारे सिर्फ गुणनखंड आए हैं। ठीक है, यानी कि अगर सिर्फ गुणनखंड निकालने को बोले तो सिर्फ हमें यहाँ तक लाके छोड़ देना है, और गुणनखंड वाला सवाल गिनती का 1 नंबर का सवाल आता है, यहाँ तक लाके करके हमें स्टॉप कर देना है सवाल। लेकिन जब बात करें शून्यांकों की सत्यता की जांच तो उसके लिए हमें सबसे पहले शून्यांक भी निकालने पड़ेंगे। शून्यांक निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, केस 1 के रूप में मैं x प्लस 5 को क्या करता हूँ, 0 के बराबर रखता हूँ। 0 के बराबर रखा तो x बराबर मेरा कितना आ गया, -5 आ गया। और केस 2 में मैं क्या करता हूँ, x प्लस 2 बराबर मैंने क्या रखा, 0 रखा, तो यहां से मेरा क्या आ गया, x बराबर -2 आ गया। तो यानी कि ये आए हैं शून्यांक। ठीक है, हमारे इस जो हमारे पास में ये जो द्विघात समीकरण दे रखी थी उसके शून्यांक हमारे पास में कुछ इस रूप से आए हैं। अब देखो शून्यांक लाना ही सबसे बड़ा काम नहीं है, अभी हमें इन शून्यांकों की जांच करनी है, यानी कि जो हमारे ये जो दोनों शून्यांक आए हैं वास्तविक रूप में सही है या नहीं है, उसकी जांच करने के लिए हमारे पास में जो 2 फॉर्मूला हमने पढ़े थे, एक तो शून्यांकों का योग और एक शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों को हमेशा अल्फा और बीटा के रूप में दर्शाया जाता है, तो मैंने भी इनको अल्फा और बीटा के रूप में शो कर दिया। अब सत्यता की जांच के लिए जो हमें ट्रिक करनी है वो कुछ इस प्रकार से रहेगी। सबसे पहले हमें शून्यांकों का योगफल की जांच करनी पड़ेगी। तो शून्यांकों का जो योगफल होता है, शून्यांकों का योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। अब देखो दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंबाइन लेके चलना है, साथ साथ लेके चलना है। आपके जो दोनों शून्यांक आए हैं तो इन शून्यांकों के योगफल को मैं अल्फा और बीटा के रूप में दर्शा सकता हूं, तो बिल्कुल दर्शा सकते हैं। अब अल्फा और बीटा की आपके पास में क्या वैल्यू आई है, -5 और -2 बराबर में आपके क्या चल रहा है, -x का गुणांक। अब देखो इस समीकरण में जो x का गुणांक था वो था प्लस का 7 था। अब माइनस कौन सा है, ये एक्चुअली में जो ये बार लगा हुआ है -x का गुणांक ये वाला माइनस है, और x स्क्वायर का जो गुणांक है वो यहाँ पर कितना था, 1 था। अब देखो माइनस माइनस होता प्लस है, लेकिन हमेशा चिन्ह जो होता है वो हमेशा किसका आता है, माइनस का आता है। तो माइनस प्लस हो गया, 5 और 2 कितने हो गए, -7, और जब 7 में मैंने साथ में 1 का भाग दिया तो मेरा कितना आ गया, 7 आ गया। -7 बराबर 7, यानी कि शून्यांकों का योगफल तो सही आया है। क्या पता शून्यांकों के गुणनफल में अगर मिस्टेक आ जाए तो चलो एक बार उसकी भी सत्यता की जांच करके देख लेते हैं। शून्यांकों का गुणनफल वही चीज है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है आपका अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल की जब हम बात करेंगे तो इस चीज को हम अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मतलब है -5 गुणा -2। अब देखो अचर पद इस समीकरण में आपके पास में क्या है, 10 है। ठीक है, तो अचर पद कितना हो गया, 10, और x स्क्वायर का गुणांक कितना था, 1 था। अब देखो माइनस माइनस जब जोड़ करते हैं, जोड़ के अंदर तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन जो होता है वो माइनस का आता है। लेकिन जब भी हम माइनस और माइनस को आपस में गुणा करवाते हैं तब जो साइन होता है वो प्लस का आ जाता है, और 5 दूनी कितना होता है, 10, और 10 के अंदर मैंने 1 का भाग लगाया तो
10, यानी कि जो हमारे ये जो शून्यांक आए हैं -5 और -2, ये हमारे एग्जैक्ट एकदम वास्तविक, ठीक है, शून्यांक है। तो इस प्रकार से ये जो सवाल बनता है आपके 3 नंबर का सवाल बनता है। इसको अब देखो एक बार वापस घर पे सॉल्व करने का प्रयास करें। आई होप आपको समझ में आया होगा एक बार, ठीक है, ओके। अब देखो, अब हमारे पास में जो टॉपिक आ रहा है, ठीक है, कि अब हमें जो हमारे पास में एक द्विघात समीकरण का, अब हमें इतनी देर तो हमें द्विघात समीकरण दिया हुआ था, अब हमें समीकरण का निर्माण करना है। अब समीकरण का निर्माण के लिए हमारे पास में जिन दो चीजों की आवश्यकता होती है वो होती है, जिसमें सबसे पहला होता है शून्यांकों का योगफल और दूसरा होता है गुणनफल। अब देखो, आपको हर बार परीक्षा में 1 नंबर का सवाल के रूप में ये पूछा जा सकता है कि मतलब आपके पास में ये दो ऐसे शून्यांक दे रखे होंगे जिसमें आगे वाली चीज जो होगी वो शून्यांकों का जो योगफल होगा वो होगा, और पीछे वाली जो चीज होगी वो होगी आपकी शून्यांकों का गुणनफल होगा, ठीक है। अगर ये कभी भी दिया हुआ हो और इससे अगर आपको पूछ लिया कि मतलब, ठीक है, कि एक द्विघात समीकरण क्या है जिसके मूल, ठीक है, जिसके जो शून्यांक है वो ये है। अब देखो, समीकरण निकालने के लिए सीधा सीधा जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। द्विघात समीकरण बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x² माइनस, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर होता है शून्यांकों का योगफल, जो सबसे आगे वाली संख्या दे रखी होती है वो शून्यांकों का योगफल गुणा x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। कुछ इस प्रकार से आपके पास में फॉर्मूला होता है। बस कुछ नहीं है, सिर्फ इन वैल्यूज को इस समीकरण के अंदर आपको पुट करना है और आपके पास में आपका आंसर जो होगा वो आ जाएगा। यानी कि सबसे पहले x², तो x² का x² माइनस ऑफ शून्यांकों का योगफल, योगफल कितना दे रखा है 1/4, तो 1/4 गुणा x। अब देखो, शून्यांकों का फिर प्लस का प्लस लगाएंगे और शून्यांकों का गुणनफल कितना दे रखा है -1। बस ये आपका समीकरण जो है द्विघात समीकरण बन चुका है। x को जब 1 से गुणा करवाएंगे तो -x/4 और प्लस -1 हो गया, और ये इसी के साथ में आपका एक समीकरण द्विघात समीकरण बन गया जिसके जो मूल है वो 1/4 -1 है, ठीक है। अब देखो, एक सवाल और कभी कभार पूछ लिया जाता है, उस सवाल के लिए भी थोड़ा सा एक, ठीक है, अलग से एक हेडिंग डाल देते हैं, ठीक है, नोट बना के हम उस चीज को एक लिख देते हैं कि कभी कभार एक सवाल पूछा जाता है। किस प्रकार का जो सवाल होता है कि हमारे पास में यदि एक समीकरण के शून्यांक √3 व -√3 हो तो समीकरण क्या होगा। समीकरण का मतलब यहाँ पर द्विघात समीकरण। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम अलग रूप से काम में लेते हैं, वो फॉर्मूला होता है x+α और x+β। अब देखो, यहाँ पर हमें कोई ऐसा नहीं कह रखा है कि हमारे पास में सिर्फ शून्यांकों का योग वगैरह नहीं दे रखा है। अगर शून्यांकों का योगफल और अगर गुणनफल दे रखा होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लेकिन अभी हमारे पास में शून्यांकों का योगफल वगैरह और ना गुणनफल दे रखा है। हमारे पास में सिर्फ क्या दे रखे हैं, शून्यांक दे रखे हैं। एक तो दे रखा है √3 और एक दे रखा है -√3। तो सिर्फ आपको कुछ नहीं है, इस फॉर्मूले में अल्फा और बीटा की जगह आपको उनकी वैल्यू रखनी है और आपका आंसर आपके सामने होगा। तो x+α कितना है, √3 को मान लेता हूं मैं अल्फा, ठीक है, और बीटा मान लेता हूं इसको, ठीक है। तो x -√3। अब देखो, दोनों तरफ देखो, ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है a+b और a-b का फॉर्मूला। a+b और a-b का फॉर्मूला होता है a² - b², यानी कि x का स्क्वायर माइनस ऑफ √3 का स्क्वायर और -√3 का स्क्वायर, और रूट कल भी हमने बात की थी कि √3 या √2 यानी कि रूट वाली संख्याओं को आपस में एक दूसरे से गुणा करवाता है तो रूट हमेशा हट जाता है। तो इसमें भी क्या होगा, x² - 3। ये आपके पास में एक द्विघात समीकरण आ गया है। कब, जब आपके पास में सीधे सीधे क्या दे रखे हो, शून्यांक दे रखे हो। तो बस ये एक फॉर्मूला याद रखें, फॉर्मूला होता है x+α + x+β, ठीक है। सिर्फ आपको अल्फा और बीटा की वैल्यूज रखना है, इसकी आंसर निकालनी है। अगर शून्यांकों का योगफल दिया हुआ हो और गुणनफल दिया हुआ हो तो ऊपर वाला फॉर्मूला काम में लेना है, और अगर सीधे सीधे शून्यांक दे रखे हो तो आपको ये फॉर्मूला काम में लेकर इस सवाल को हल करना होता है। हाँ, तो आज की वीडियो में जो जो चीजें हमने पढ़ी है एक बार क्विक रिविज कर लेते हैं, ठीक है। आज सबसे पहले जो हमने चीज देखी थी वो था कि, ठीक है, किसी भी
समीकरण की घात को हम कैसे देखते हैं और उस घात के गुणनखंड कितने होते हैं, यानी कि घात और गुणनखंड को पहचानना सीखा था। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो आज का दूसरा जो टॉपिक था उसमें हमने देखा कि किसी भी, ठीक है, ज्यामितीय रूप से शून्याङ्कों को कैसे निकाला जाता है, ज्यामितीय रूप से शून्याङ्कों की जांच, ज्यामितीय रूप से शून्याङ्क निकालना। ठीक है, फिर हमने देखा था किसी भी एक द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करते हैं, द्विघात समीकरण के मूल या शून्याङ्क कैसे ज्ञात करते हैं, उनको हमने निकालना सीखा था। ठीक है, फिर उसके बाद में जो हमारा टॉपिक था सत्यता की जांच वाला, सत्यता की जांच, जिसमें हमारे पास में सबसे पहले हमें शून्याङ्क निकालने होते हैं और शून्याङ्कों के योगफल और गुणनफल की सहायता से हमें क्या करना होता है, हल करना होता है। और लास्ट और फाइनल जो हमारा टॉपिक था कि अगर हमारे पास में योगफल और गुणनफल दिया हुआ हो, योगफल व गुणनफल दिया हुआ हो, तो हमें द्विघात समीकरण कैसे बनाना होता है। ठीक है, द्विघात समीकरण का निर्माण करना सीखा था, द्विघात समीकरण का निर्माण। ठीक है, और लास्ट एंड फाइनल जो हमने एक और टॉपिक पढ़ा था जो कि एक स्पेशल केस था कि उसमें हमें, ठीक है, सीधे सीधे शून्याङ्क दे रखे थे, तो उसको हमें, ठीक है, द्विघात समीकरण में रूप में बदलने के लिए हमने जो ये फॉर्मूला पढ़ा था x प्लस अल्फा और x प्लस बीटा, इस फॉर्मूले को याद रखें। ये फॉर्मूला कब काम आता है, ये फॉर्मूला काम आता है जब शून्याङ्क डायरेक्ट दे रखे हो, तो आपको सीधा सीधा इस फॉर्मूले में शून्याङ्क रखे और आपका द्विघात समीकरण आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। ठीक है, अगर योगफल और गुणनफल दिया हुआ हो तो हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक के अंदर शून्याङ्कों का योगफल गुणा x प्लस शून्याङ्कों का गुणनफल। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रख के द्विघात समीकरण का निर्माण कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।